जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के 13 मॉक टेस्ट में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम प्रत्येक मॉक टेस्ट में साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और हमारा टारगेट रहता है 25 में से 25 मार्क्स लाने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो उच्च मूल्य वाली फसलों को क्या कहा जाता है? तो उच्च मूल्य वाली फसलों को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें एपीकल्चर की। एपीकल्चर किसको कहते हैं? तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। बात करें पिसीकल्चर की। पिसीकल्चर किसको कहते हैं? तो मत्स्य के पालन को क्या कहते हैं? या मछली के पालन को क्या कहते हैं? पिसीकल्चर। आपको इसे याद करना है। और बात करें सेरीकल्चर की। सेरीकल्चर किसको कहते हैं? तो रेशम के कीड़ों के पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। तो रेशम के कीड़ों के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो मैं बात करें एपिग्राफी की। एपिग्राफी का मतलब क्या होता है? तो एपिग्राफी का मतलब होता है शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेखों का अध्ययन करना एपिग्राफी कहलाता है। और बात करें एपीकल्चर की, मैंने भी आपके लिए बताया था। एपीकल्चर किसको कहते हैं? तो एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी के पालन को। मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहते हैं। और एपिग्राफी की बात करें तो शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अब बात करें कंकालों के अध्ययन को या हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं। आपको इसे याद रखना है। बात करें मानचित्र के अध्ययन को, तो मानचित्र के अध्ययन को कहते हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी मानचित्र के अध्ययन को कहते हैं। आपको इसे याद रखना है। कार्टोग्राफी मानचित्र के अध्ययन को कहते हैं। बात करें सिक्कों के अध्ययन को, तो सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक न्यूमिस्मेटिक सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं। आपको इसे याद रखना है। न्यूमिस्मेटिक सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रिकियों, प्राकेंद्रिकियों का मतलब होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होता है? कौन सा कोशिकीय घटक प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होता है? सबसे पहले बात करें कोशिका द्रव्य, यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में उपस्थित होता है। बात करें केंद्रक झिल्ली की, तो केंद्रक झिल्ली अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें केंद्रक झिल्ली की, तो केंद्रक झिल्ली आप जानते होंगे कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अविकसित होता है। केंद्रक विकसित नहीं होता है, केंद्र अविकसित होता है और उस पर झिल्ली नहीं पाई जाती है। और बात करें यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है, उस पर केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति और राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रक झिल्ली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आरआरबी ग्रुप डी का ये सवाल है 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो किस कोशिका को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? वो उसको कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब बात करें केंद्रक की। केंद्र की खोज किसने की थी? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो केंद्र की खोज किसने की थी? तो केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्र की खोज की गई थी, रॉबर्ट ब्राउन। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो कोशिका का शक्ति गृह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के साथ तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा निकलती है? तो आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्ट आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। तो वो ऊर्जा निकलती है 30.5 किलो मूल। 30.5 किलो मूल ये ऊर्जा निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म करता है? तो कौन सा कोशिकांग है जो औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म करता है? वो हो जाएगी अंतर्द्रव्य जालिका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें राइबोसोम की। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम की कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है इसको देखना है।
किण्वन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, ये सही होगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तो क्वेश्चन राइट होगा। और किण्वन की प्रक्रिया को मतलब हम उदाहरण से बताऊँ तो आपके लिए, किण्वन की प्रक्रिया होती है जैसे दूध से दही बनना, तो इसके लिए कोई ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। श्वसन के प्रथम चरण में पाइरुवेट अम्ल का निर्माण होता है। हाँ, श्वसन के प्रथम चरण में पाइरुवेट अम्ल का निर्माण होता है। अब बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज़ का विघटन होता है। हाँ, ग्लूकोज़ का विघटन होता है। बात करें ऑप्शन नंबर डी की, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता है। इसलिए हमारा गलत आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन की दृष्टि से गलत आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ग्रुप डी का ये सवाल है 2022 का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? आप जानते होंगे पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा कोशिका केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। आपको इसे याद रखना है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अब बात करें कि कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? क्योंकि उसको रक्षा प्रदान करने के लिए। तो कोशिका भित्ति, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों में पादप कोशिकाओं को रक्षा प्रदान करने के लिए कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ग्रुप डी का सवाल है 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकाओं के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो आप ये तो जानते होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है, लेकिन एक और कौन-सा है जिसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है? हम उसको नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ लेते हैं। हम सोचते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के डीएनए और राइबोसोम होते हैं, हम दूसरे को नहीं पढ़ पाते हैं। वो होता है लवक के। तो लवक के खुद के डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों के खुद के डीएनए और राइबोसोम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट उत्पादों को पादप के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? तो इनको कहाँ संचित किया जाता है? इनको कहाँ संचित किया जाता है? वो हो जाएगा रसदानी में। तो रसदानियों में इनको संचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शायद ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी का ये सवाल है 2022 का। तो अपशिष्ट उत्पादों को यहाँ कहाँ संचित किया जाता है? कोशिका के अंदर, पादप कोशिकाओं के अंदर, वो हो जाएगा रसदानियों में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? देख लो, आ गया ना क्वेश्चन। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो वो हो जाएगा लवक। लवक भी और कोशिका भित्ति, ये दोनों कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लवक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रसदार, ये तीनों पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी का सवाल है ये 2022 का, थर्ड शिफ्ट का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है सोनार का। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसे याद रखना है, सोनार का उपयोग पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। बात करें रडार की, रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वायुयान की गति या वायुयान की ऊंचाई और दिशा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है रडार का। वायुयान की ऊंचाई और दिशा का पता लगाने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। आपने देखी होंगी मूवी में रडार। बात करें स्कूबा की, स्कूबा क्या होता है? तो आपने देखी होंगी गोताखोर होते हैं जो पानी में डाइव लगाते हैं बहुत बहुत लंबी लंबी दूर की, तो वो एक स्कूटर से पानी के अंदर जाते हैं, तो स्कूटर से होता है, वो उसको कहते हैं स्कूबा। अब बात करें लेजर की, लेजर क्या होता है? तो आपने लेजर देखा होगा, यह युद्ध के समय, युद्ध के समय विपक्ष के वायुयान को या यंत्रों को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। लेजर आपने देखी होंगी मूवी वूवियों में शायद। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का उपयोग दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अब बात करें हाइड्रोमीटर की, हाइड्रोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जल के घनत्व को निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है हाइड्रोमीटर का। जल के घनत्व को निर्धारित करने के लिए हाइड्रोमीटर का, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए इलेक्ट्रोमीटर का, बैरोमीटर का उपयोग दाब मापने के लिए किया जाता है।
बैरोमीटर का उपयोग मापने के लिए, थर्मामीटर का उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर का उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप इस चारों क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दाब, दाब के बारे में, और एक और हो जाएगा कार्य या ऊर्जा के बारे में। दाब और ऊर्जा या कार्य ये सभी अदिश राशि होती हैं। एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आता है कि दाब कैसी राशि है, कार्य कैसी राशि है, ये सब अदिश राशि हैं। और फिर एक क्वेश्चन बनता है कि बल कैसी राशि है। तो बल सदिश राशि है, आपको इसे याद रखना है। बल सदिश राशि है, और कार्य और दाब, कार्य दाब अदिश राशियां हो जाएंगी, बल सदिश राशि हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अदिश राशि कौन सी हो जाएगी? दाब अदिश राशि हो जाएगी। आपको इसे याद रखना, दाब और कार्य और कैलोरी या ऊर्जा को वे अदिश राशियां होती हैं, और बल सदिश राशि होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? तो अधिक काम कौन कर सकता है? आप जानते होंगे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। मतलब कि जिसका इतना अधिक विस्थापन होगा या उतना अधिक इसका फोर्स होगा, उसका कार्य भी उतना ही अधिक होगा। तो बात हो रही है एक घूमता हुआ पहिया, एक घूमता हुआ पहिया मई की में ही घूमेगा या थोड़ी ज़्यादा कार्य नहीं कर पाएगा, घूमता हुआ जाएगा। अब बात है बंदूक की चलती हुई गोली, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बंदूक की चलती हुई गोली मतलब है ज़्यादा विस्थापित दूरी करेगी, मतलब दूरी ज़्यादा तय करेगी, तो उसका कार्य भी ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गतिशील पत्थर, तो गतिशील पत्थर भी लुढ़कता हुआ जाएगा, ज़्यादा दूरी तय नहीं कर सकेगा। एक उठाया हुआ हथौड़ा ज़्यादा दूरी तय नहीं करेगा। तो इन सब में सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगी बंदूक की गोली। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जिसकी जितनी ज़्यादा दूरी होगी, विस्थापन होगा, तो उसके कार्य भी उतना ही अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एएलपी में ये सवाल पूछा गया था, एएलपी टेक्नीशियन में 2018 का ये सवाल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो विस्थापन और बल के मध्य का कोण कितना होगा? तो कोण पूछ लिया है आपसे, हम सिर्फ याद रखते हैं कि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, हम इसको याद रखते हैं। लेकिन जब थीटा पूछे तो इसके पीछे कॉस थीटा और लगा देनी है। तो हमारे कितनी जूल है? 20 जूल कार्य है, और कितना फोर्स है? 20 न्यूटन का ही फोर्स है। विस्थापन कितना है? विस्थापन है 2 मीटर। कॉस थीटा का मान हमसे मान पूछा है, कॉस थीटा। तो 20 से 20 कट जाएगा, इधर आ जाएगी 1/2, 1/2 बराबर कॉस थीटा, 1/2 बराबर कॉस थीटा हो जाएगी। तो कॉस थीटा में 1/2 मान किसका होता है? वो होता है 60 डिग्री का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। एक बार और समझा देता हूँ। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन इंटू कॉस थीटा। तो वह कार्य दिया हुआ है 20 जूल, और बल का मात्रक दिया है, बल दिया है 20 न्यूटन, विस्थापन दिया है 2 मीटर। 20 से 20 कट जाएगा, और इस 2 गुणा में जो उधर भाग में आ जाएगा 1/2 कॉस थीटा। 1/2 में 1/2 मान कॉस थीटा में किसका होता है? 60 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टर जमीन से पर किलोग्राम सामान उठाता है, उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो कार्य ऊर्जा अपने में से वह स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। मास कितना दिया हुआ है? 12 किलोग्राम। जी का मान कितना दिया हुआ है? जी का मान 10 मान लेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है जी का मान। और हाइट कितनी दी हुई है? 1.5। 1.5 को नीचे एक पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगी, 10 से 10 कट जाएगी, 15 गुना 12 करेंगे तो अपने पास राइट आंसर आ जाएगा 180 जूल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 गुना 12 करेंगे तो 180 जूल। यू बराबर mgh है, कार्य बराबर mgh को आप ऐसे ही कर सकते हो। तो एम का मान 12 किलोग्राम दिया है, जी का मान 10, और हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। इसको 1.5 मीटर को पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगी, 12 गुना 15 हो जाएगी, 180 जूल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला ही पूछा जा सकता है कि शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है। तो शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय, या कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप डी का सवाल था, ये 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा एक है। हवा क्या है? एक हवा एक मिश्रण है, तत्वों और यौगिकों का एक मिश्रण है। तत्वों और यौगिकों का एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर की घोल में शक्कर एक है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं विलय। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है विलय और विलायक से। विलय क्या होता है? विलय होता है जिसको घोला जाए, जिसको घोला जाए उसे विलय कहते हैं, और विलायक कहते हैं जिसमें घोला जाए। मतलब ये पानी और एक शक्कर को हम जब घोलते हैं तो शक्कर होती है इसमें विलय, शक्कर होती है विलय, और विलायक होता है पानी। जिसको घोला जाए मतलब वो हो जाएगी शक्कर, हम शक्कर को घोल रहे हैं वो हो जाएगी शक्कर, हो जाएगी विलय। तो विलय हुआ है, विलय क्या है? एक घुला हुआ पदार्थ है, तो शक्कर क्या हो जाएगी? एक घुला हुआ पदार्थ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विलय क्या हुआ है? पानी, जिसमें घोल बोलते हैं उसको कहते हैं विलायक। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शक्कर क्या है? एक घुला हुआ पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो आप आपने पढ़ा होगा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन नहीं है मतलब रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, और यह रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं होता है। जैसे ऑप्शन नंबर ए को पढ़ते हैं, ठोसों का द्रव में पिघलना। जब ठोस द्रव में पिघल जाएगी तो द्रव वापस से ठोस में बन सकती है, तो इसलिए ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अब बात करें गैसों का द्रव में द्रवीकरण। तो गैस जब द्रव में बदल जाएगी तो द्रव भी बाद में गैस में बदल सकती है, तो ये भी हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। अब बात करें पदार्थों का किण्वन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। किण्वन मैंने आपके लिए अभी बताया था कि किण्वन का उदाहरण होता है जैसे दूध का दही में बदलना। दूध का दही में बदलना, दूध से दही बन जाएगी, तो वापस दही से दूध नहीं बन सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। गैसों का बात, ऑप्शन डी की बात करें तो द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण। द्रव गैस में बदल सकती है, फिर वापस गैस बाद में द्रव में बदल सकती है, तो ये भी हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन कौन सा होगा? पदार्थों का किण्वन। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसके अनुरूप होता है? वो होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया किसने था? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था एंटोनी लवोइजर के द्वारा। मैं भी आपके लिए बता दूंगा, एंटोनी लवोइजर के द्वारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात का नियम दिया था? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? वो दिया था जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा स्थिर अनुपात का नियम दिया गया था। अब बात करें एंटोनी लवोइजर के द्वारा, मैंने भी आपके लिए बताया था, एंटोनी लवोइजर के द्वारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया गया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम एंटोनी लवोइजर के द्वारा, और स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता उत्पन्न करने की अनुमति देता है? तो किस प्रकार प्रजनन है वो अधिक विविधता उत्पन्न करने की अनुमति देता है? वो हो जाएगा लैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट जरूर करके जाना।